नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पेंगलर पढ़ने वाले हैं जो इतिहास दर्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनका जो इतिहास दर्शन है वो परिकल्पनात्मक है और स्पेंगलर का जन्म 29 मई 1880 को ब्लैंकेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 मई 1936 म्यूनिख जर्मनी में ही हुई थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का अंत, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इनको 1904 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। इस जो पुस्तक के मेन भूमिका है, यानी ये अपने दर्शन में क्या कहना चाहते हैं, तो स्पेंगलर कहते हैं कि इनका जो परिकल्पनात्मक इतिहास है, इस दर्शन में उन्होंने विश्व के 2 स्वरूप माने हैं। अर्थात अपने दर्शन में इन्होंने 2 जगत माने हैं, एक तो प्राकृतिक जगत, दूसरा ऐतिहासिक जगत। प्राकृतिक जगत वो जगत जो नो चेंजेबल है, यानी स्थिर है, निश्चल है और परिवर्तनहीन है। इसका अध्ययन हम वैज्ञानिक पद्धति से ही कर सकते हैं। दूसरा है इनका ऐतिहासिक जगत। इसका अध्ययन हम इमोशन के माध्यम से कर सकते हैं, भावों के माध्यम से कर सकते हैं और यह अस्थिर होता है। जैसे भाव अस्थिर होते हैं, इमोशन अस्थिर होते हैं, कभी खुशी कभी गम वाला, उसी प्रकार ये परिवर्तनशील होते हैं। इनकी जो इतिहास की दृष्टि है, यानी इतिहास दर्शन में इन्होंने संस्कृति को इतिहास के केंद्र का एक विषय जो माना है वो संस्कृति को माना है, जबकि विको जैसे वैज्ञानिक जो ऐतिहासिक दार्शनिक हैं उन्होंने सभ्यता को माना है, जबकि स्पेंगलर ने संस्कृति को इसका विषय माना है, अध्ययन का केंद्र। तो इतिहास उन विविध इकाइयों का समूह है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात स्पेंगलर के अनुसार संस्कृति ही दर्शन का केंद्र है। इन्होंने संस्कृति को एक जीव माना है, अर्थात संस्कृति इतिहास की आत्मा होती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। संस्कृति इतिहास की जो आत्मा है, स्पेंगलर कहते हैं कि संस्कृति जीव है। संस्कृति अपने प्रतीकों से अभिव्यक्त होती है। इनके प्रतीक होते हैं अलग अलग, जो भाषा के माध्यम से, कला के माध्यम से, राजनीति और साहित्य के आदि के माध्यम से ये अभिव्यक्त होते हैं। एक संस्कृति को अगर एक संस्कृति की मृत्यु होती है तो इसके बाद में दूसरी संस्कृति का जन्म होता है। लेकिन स्पेंगलर कहते हैं कि जो पहली संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति को कुछ भी स्थानांतरित नहीं करती है। यानी जो पहली संस्कृति के कुछ विशेषताएं हैं वो दूसरी संस्कृति में नहीं आते हैं और उनकी एक अलग विशेषता होती है, पहली वाली संस्कृति की अलग विशेषता होती है। स्पेंगलर कहते हैं संस्कृति को जीवित सभ्यता माना एवं सभ्यता को पतोन्मुखी सभ्यता माना है। अब स्पेंगलर के अनुसार जो संस्कृति है उनका जो स्पेंगलर ने अध्ययन किया है वो विश्व में मुख्य रूप से वैसे तो 6 का किया है अध्ययन इन्होंने, लेकिन मानी 8 हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता या संस्कृति, बेबीलोनिया की, अरब की, भारतीय, हिंदी, यूनानी, चीनी, यूरोपियन और मैक्सिकन, ये मुख्य रूप से 8 हैं जो इनके विषय वस्तु रही हैं। लेकिन इनमें प्रमुख रूप से इन्होंने 6 को ही मुख्य संस्कृति माना है। इनके अलावा स्पेंगलर कहते हैं कि इनके अलावा जो संस्कृतियां थी वो अपने आप को बचा नहीं सकी, क्योंकि वे शक्तिशाली नहीं थी। इसलिए उन जो कमज़ोर संस्कृतियां थी उनका विलय शक्तिशाली संस्कृतियों में हो गया और उनका पतन हो गया। जैसे हिंदी, चीनी और अरबी संस्कृतियों के बारे में कहा है कि सभ्यता के युग में पहुंचकर ये मृत प्राय हो चुकी हैं। यानी हिंदी है, जो चीनी है या अरबी संस्कृतियां हैं, ये सभ्यता के युग में पहुंच चुकी है। ये संस्कृति से आगे बढ़ करके सभ्यता के युग में पहुंच चुकी है और अब इनकी ये मृत प्राय हो चुकी हैं। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास में भविष्यवाणी संभव है। स्पेंगलर कहते हैं कि भविष्यवाणी आप इतिहास में कर सकते हो,
स्पेंगलर आगे कहते हैं, स्पेंगलर के अनुसार जो एक कोपरनिकस दृष्टिकोण था या कोपरनिकल दृष्टिकोण उसको कहते हैं, जो उन्होंने एक रेखीय अवधारणा दी थी, उनको स्पेंगलर अस्वीकार करते हैं। जिसमें मतलब रेखीय अवधारणा का मतलब ये था कि इतिहास को विभिन्न कालों में या युगों में बांटा था, जैसे प्राचीन कालीन, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ऐसे विभाजित किया था। जो एक ये रेखीय अवधारणा थी, इसको एक कोपरनिकल दृष्टिकोण कहते हैं। तो स्पेंगलर ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकार किया है। स्पेंगलर कहते हैं कि एकीकृत विकास की प्रक्रिया के तौर पर विश्व इतिहास की अवधारणा को इन्होंने अस्वीकार किया है। स्पेंगलर विश्व इतिहास को एक महान संस्कृतियों का नाटक मानता है। विश्व इतिहास को स्पेंगलर महान संस्कृतियों का एक नाटक मानता है। अब स्पेंगलर चौथा पॉइंट है इसका, ये कहते हैं कि जो विकास का मापक है संस्कृतियों का, उन्होंने किस प्रकार से मापा है, वो है कि इसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व ही संस्कृतियों का जो प्रधान चिन्ह या संस्कृति की आत्मा है, वो इस प्रकार से है। जो अपन ने 6 संस्कृतियाँ पढ़ी थी, उनकी अलग अलग जो प्रतीक हैं, उनकी जो धारणाएं, संस्कृति की जो उनकी आत्मा है, वो इस प्रकार है। जैसे भारतीय संस्कृति की विशेषता में मेन रूप से आध्यात्मिक है, और इसका अर्थ होता है कि अनंत में विलीन होना। इसका मुख्य ध्येय क्या है? अनंत में विलीन होना, और इसकी मुख्य विशेषता है आध्यात्मिकता। ऐसे यूनानी संस्कृति की विशेषता है सौंदर्यबोधक है, और इसमें दृश्य, मूर्त रूप, श्रृंगार आदि की इसके प्रतीक चिन्ह हैं। यूरोपीय संस्कृति की विशेषता में है जो विज्ञान एवं तकनीकी है, इसका मुख्य रूप से, और इसका जो प्रतीक है धन है, अमूर्त रूप है। मिस्र की संस्कृति की विशेषता है अमरत्व, स्थायित्व, और इसका प्रतीक चिन्ह पत्थर, जैसे पिरामिड आदि। अरबी संस्कृति की विशेषता में सत्य और असत्य का द्वंद्व है इनके मध्य। चीनी सभ्यता में है क्रम एवं विधि नियम। ये सब तत्व जब तक संस्कृति में रहेंगे तब तक संस्कृति विकास करती रहेगी, और जब तक ये तत्व संस्कृति में नहीं रहेंगे या मिटते जाएंगे तो संस्कृति का विनाश शुरू हो जाएगा। परंतु इस विकास की अवस्था का निर्धारण कैसे हो? अतः स्पेंगलर ने इसे एक चक्रीय अवधारणा के माध्यम से समझाया है, और यही इनका पढ़ाने का या बताने का, किताब लिखने का सबसे मुख्य मोटो यही था कि जो चक्रीय अवधारणा इन्होंने दी है संस्कृति की, काल की, समय की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो स्पेंगलर का कहना है कि चक्रीय कार्यक्रम से संस्कृतियों का उत्थान, विकास, पतन होता है, जो एक चक्रीय अवधारणा से चलती है, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। इतिहास अनेक संस्कृतियों का एक जीवन व्रत का योग होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने एक ऋतु चक्रीय सिद्धांत दिया है। विकास की तुलना जो संस्कृतियों से की है वही है, जो इन्होंने एक पिरामिड के माध्यम से किया है कि जैसे उत्थान, उद्भव, इमर्जन, पतन और विकास, डेवलपमेंट, डिक्लाइन और उत्थान। ये कहते हैं कोई भी सभ्यता 1000 वर्षों तक ही जीवित रहती है, इसके बाद भी धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो जाता है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृतियों की क्षय की अंतिम अवस्था है। जैसे जैसे संस्कृति अपने अंतिम दौर में पहुंचेगी, सभ्यता शुरू हो जाएगी और संस्कृति नष्ट होती जाएगी। इस ऋतु चक्रीय सिद्धांत को स्पेंगलर ने जैसे समझाया, एक तो जो जैन धर्म में है, उत्सपर्णी और औसपर्णी, ये जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, विकास, उत्थान, पतन की एक इनमें जो अवधारणा होती है वो जैन धर्म में मानी गई है। उसी की तरह ये भी ऋतु चक्रीय सिद्धांत माना गया है। जबकि विको ने ऐसी जो थ्योरी दी है वो स्पाइरल थ्योरी दी है, ये वाली ऐसे आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ी। जबकि इन्होंने दिए पेचदार।
राममनोहर लोहिया जी भी, इन्होंने भी कहा है कि द व्हील ऑफ द हिस्ट्री में कि इतिहास की एक चक्रीय अवधारणा है, इसका जो नाम दिया है स्पेंगलर ने कहा कि जिस तरह मानव का उत्थान विकास पतन होता है, वैसे संस्कृतियों का उत्थान पतन विकास भी होता है। स्पेंगलर संस्कृतियों का उत्थान विकास पतन की अवस्थाएं जो बताता है वो मानवीय अवस्थाओं के माध्यम से या उन्हीं की तरह तुलना करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले वो बताते हैं बसंत, उसको स्प्रिंग, बाल्यावस्था या चाइल्डहुड भी कहते हैं। अब इस अवस्था में जो इनका चक्रीय अवधारणा है उसमें विशेषता है, इसमें संस्कृतियों का उदय होता है, ये उदय काल है। दूसरा धर्मनिष्ठा का काल है, इस काल में धर्म को अधिक महत्व था। इसकी तुलना वीको के देवीय युग से भी कर सकते हैं। और इस काल की मुख्य संस्कृतियों में मिस्र की संस्कृति है, यूनान में होमर की रचनाओं का काल है, इलियड और ओडेसी जैसे। यूनान में ओलंपियन देवताओं का काल है। भारत में वैदिक संस्कृतियाँ और संहिताओं का काल है। ये उन चारों जो ये बता रखे हैं, ये बसंत यानी कि बाल्यावस्था है इनकी संस्कृतियों की। दूसरा है जो स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत दे रखा है, उसमें ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म समर या मानव की यौन अवस्था में, यौन अवस्था यूथनेस बोलते हैं उसको, ये संस्कृतियों का विकास का काल है। ये संस्कृतियों का विकास का काल है। जो पहला बसंत था वो उदय काल था, अब ये विकास का काल है। विकास की अवस्था प्लस संशयवादी काल है। आत्मबोध यानी स्वयं के बारे में ही सोचना, इस प्रवृत्ति का विकास इसमें हुआ है। इस काल में आलोचनात्मक पद्धति का विकास होता है, आलोचनात्मक क्रिटिकल। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इस समय यूनान में लूथर है, देकार्त है, इनका काल है। और भारत में उपनिषद दर्शन का विकास होता है। ये ग्रीष्म काल की बात है, ये ग्रीष्म की। इस समय राजनीति में क्या हो रहा है? इस समय राजनीति में नगर राज्यों का उद्भव हो रहा है और संस्कृति का सभ्यता में परिवर्तन हो रहा है। ये ग्रीष्म का है। तीसरा है पतझड़ या प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज, जो मानव की तुलना में करते हैं अपन। जैसे मनुष्य यौन अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लेता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसमें स्थिरता आ जाती है या ठहराव आ जाता है। भारत के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता इसका मुख्य उदाहरण है। इसकी विशेषता है पतझड़ की कि यह संस्कृतियों की पूर्णता का काल है। अब संस्कृतियां लगभग पूर्णता की ओर हैं। इसमें रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति शिथिल हो जाती है, बंधन टूटने लग जाते हैं, जातीय बंधन। सृजनशीलता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, क्रिएटिविटी। इस समय यूनान में सुकरात हैं, प्लेटो है, कांट हैं, ऑगस्टस हैं आदि का काल है। अपने इंडिया में, भारत में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि का काल है। राजनीति में इस समय क्या हो रहा है? पतझड़ में राष्ट्रवादी राज्यों और साम्राज्यवाद का उदय होने लगेगा। तो राजनीति में जैसे राष्ट्र राज्य साम्राज्यवाद का उदय होने लगेगा। अपने भारत की बात करें तो जैसे मगध है, काशी, कौशल, अंग आदि जो राज्य महाजनपद काल में हुए, उन सब का ये समय है। चौथे नंबर पे है शीत, विंटर, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। इसमें संस्कृतियों का भी मानव की जैसे सृजनशीलता कम हो जाती है, जैसे मानव की सृजनशीलता कम हो जाती है, वैसे संस्कृतियों की सृजनशीलता भी कम हो जाती है। समाज भौतिकवादी हो जाता है, बिल्कुल इमोशन ख़त्म हो जाते हैं लगभग, और अपने आप में खुद पर ध्यान देने लग जाते हैं, भौतिकवादी हो जाते हैं। भौतिकवाद का प्रमुख और सुख लेने की कोशिश करते हैं। धर्म की प्रधानता कम हो जाती है, ईश्वर में ध्यान कम होता है, भौतिकवादी व्यवस्था ज़्यादा हो जाती है। यह अंतिम अवस्था का द्योतक है। संशयवादी दृष्टिकोण का उदय होता है। संस्कृतियाँ निर्जीव हो जाएंगी,
तो सभ्यता का विकास होगा, और ये अपना अस्तित्व खो देंगी तो सभ्यता बढ़ती जाएगी और इनका विकास होता जाएगा, संस्कृतियाँ निर्जीव होती जाएंगी, यानी मृतप्राय हो जाएंगी। किसी समरूप संस्कृति जो ताकतवर होगी, समरूप संस्कृति मतलब जो ताकतवर होगी, उसमें जो कमज़ोर संस्कृति है वो समाहित होती जाएगी। जैसे पश्चिमी संस्कृति में समाहित हो जाएगी और विवाह पद्धति, भेदभाव, खान पान आदि कमज़ोर हो जाएंगे। किसान एवं घुमक्कड़ जीवन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृति खत्म हो गई लगभग। अब नई संस्कृति जो दूसरे चरण की संस्कृति है, पहली संस्कृति का विनाश हो गया है, दूसरी संस्कृति चालू हो गई है। वो सभ्यता के पहले स्टेज में पहुँच चुकी, अंतिम अवस्था में पहुँच चुकी थी, अब दोबारा से संस्कृति प्रथम अवस्था में पहुँच जाएगी। तो किसान एवं घुमक्कड़ जीवन शुरू होगा। शहरी लोग धूर्त व कपटी हैं, नई चतुराइयों से नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। राजनीति क्षेत्र में महानगरीय सभ्यताओं का उदय होगा और यही इनका जो आकार है वही विकास का मापक होगा। गुणवत्ता की जगह क्वालिटी की जगह क्वांटिटी की प्रमुखता से पहचान होगी। साम्राज्यवादी काल होगा, युद्धों का काल होगा। जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध है, फिलहाल में रूस और यूक्रेन का चल रहा है, चीन और ताइवान में खिंचाखिंची है, जापान चीन में है, इंडिया पाकिस्तान में, ये सब। और यह एक वर्ग संघर्षों का काल होगा। लोकतंत्र का स्थान केसरवाद या ताकतवर ले लेगा। सत्ता का भरपूर उपयोग होगा, पुतिन है, जिनपिंग है आदि। अतः सभ्यता को बचाने के लिए विचारक, दार्शनिक आदि का उदय होगा, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनेगा। ये कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे विचारक अपने अपने, लेकिन एक ये दौर ही ऐसा आएगा सभ्यता को बचाने के लिए लोग बाग जो दार्शनिक हैं, विचारक हैं, संत महात्मा जैसे लोग हैं, वो अपने अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भौतिकवाद में चलेगी सब। हाँ, एक बात और कि ये स्पेंगलर की अन्य दो पुस्तकें और थी जिनके बारे में शुरू में बताना भूल गया था। दूसरी किताब है, पहली तो थी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, दूसरी है यार देयर एंथ साइडुंग, ये 1933 में, इसका जो ये जर्मनी भाषा में है, इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्णय का वर्ष। ये हिटलर से प्रभावित थे, ये हिटलर से प्रभावित थे, इनको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी किताब है देयर माउंट देयर टेक्निक, ये 1931 में, मनुष्य और वैज्ञानिक पद्धति, ये तीसरी किताब है इसकी। यानी लगभग 3 किताबें इनकी प्रमुख रूप से हैं। अब देखते हैं आलोचना कि स्पेंगलर की आलोचना, इन्होंने क्या कमी छोड़ी है, अन्य दार्शनिकों ने इनके बारे में क्या कहा है कि संस्कृतियों में एकत्व की प्रवृत्ति उचित नहीं लगती, संस्कृतियों में एकत्व की प्रवृत्ति उचित नहीं लगती। दूसरा, संस्कृतियों में संपूर्णता का सिद्धांत उचित नहीं लगता। तीसरा, इतिहास में मानव को स्थान नहीं दिया गया। तो किसको स्थान दिया गया है? संस्कृतियों को। मानव को नेगलेक्ट किया गया, इसमें संस्कृतियों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संस्कृतियों में एकमात्र तत्व नहीं होता है, बल्कि अनेक तत्व होते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में क्या क्या है? आध्यात्मिकता है, धार्मिक भी है, एकता में अनेकता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, आदि आदि। तथापि स्पेंगलर का दर्शन संशयवादी है। कैसा दर्शन है? संशयवादी। परंतु स्पेंगलर का योगदान कम भी नहीं है। स्पेंगलर ने संस्कृति के उत्थान, विकास, पतन की जो प्रक्रिया को व्यक्त किया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। और लगभग ये पाठ हमारा समाप्त है, और कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।